नूरुल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फ़ौरन ही गवर्नमेंट्स फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में दौड़ धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुजार कर रात जब वो लौटते तो थकन से जिस्म टूट रहा होता, मगर ये थकन बस कसरे फ़ारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के उस पार एक लड़की उनके इंतज़ार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती और उनको देखते ही वो मुस्कुराती हुई उठकर उनके पास चली आती और सलाम करने के बाद उनसे कहती, आप फ़्रेश हो जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर जितनी देर में वो फ़्रेश होकर कमरे में आते, वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा उसे देखते ही सोफ़े पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उसने अपनी भूख को तकसीम कर लिया था। थोड़ा सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती। मगर आज दरवाज़ा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफ़े को देखा तो वहीं रुक गए। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब, खाना लगा दूँ? बहादुर एकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है। बहुत बेनियाजी से बोलकर वो दरवाजे के आगे बने स्टेप पर बैठ गए। बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया था। नूरुल हुदा ने कोट रान पर रखा। आस्तीनें कहनियों तक पहले से ही चढ़ा रखी थी। टाई की नॉट खींचकर ढीली करते हुए उन्होंने गिरबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलीहा इस वक्त बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख्याल कि वो उनकी रात देखते हुए बस उन्हें ही सोच रही होगी, कहीं ज़्यादा कैफ आगे था। एक हाथ से गद्दी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें करवा लेगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होंठों में दबा के जेब से लाइटर निकालकर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुके, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वाल से गुजरकर उनकी नज़रें लाउंज के उस सोफ़े पर ठहरी जिस पर बैठकर उनका इंतज़ार करते हुए पहली रात सो गई थी, और फिर आने वाली कई रातें नूरुल हुदा ने उसे उसी सोफ़े पर बैठे अपने इंतज़ार में जागते पाया था। नूरुल हुदा ने एक गहरी कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलीहा को देखने की उनकी ख्वाहिश अजीब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा उसका हर नक्श बहुत वाज़िया था। बंद आँखों को ढकते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नींबुआ थे। उलझे बालों की एक लिट उसके गाल को छू रही थी। गद्दास बाहों में कुशन दबा रखा था और लंबा दुपट्टा एक तरफ से ज़रा सा शाने पर टिका रखा था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआं तख्लील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा था। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएं की दीवार अपनी आंखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का यह खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंजर ज़्यादा रोशन, ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलीहा के अक्स को देखते हुए वो आहिस्ता से बड़बड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत? उन्होंने धीरे से इस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे यहाँ तक कि उनकी उंगलियों में दबा सिगरेट सफ़ाई हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश उनकी पोरों को बख्श कर उन्हें होश में ले आया था। वे साख्ता ही हाथ झटकते हुए उनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फ़ारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए ख़ुद से कहा, आज ये एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। किसी के तसव्वुर से उनकी आंखें जगमगाई थी। उन्होंने एक और सिगरेट निकालकर सलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे। रात का न जाने कौन सा पैर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गोहर
को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनैद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए फीडर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलिहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलिहा ने पलट कर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलिहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ़ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूँ। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी, वो हंसकर बोली, मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नज़र आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई, अच्छा मैं चलती हूँ, मोइस के लिए फीडर बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा। और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल शाम में वलीमा है और पूरा दिन इतनी हलचल मचेगी कि आराम का मौका नहीं मिलेगा। वो उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली गई तो मलिहा ने मुड़कर नज़रें फिर से चांद की तरफ उठाई, जिस पर उस लम्हे वजदान की नज़रों का पहरा था, जो लॉन से छत तक जाती सीढ़ियों पर दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटा था। बार बार शाम का वो मंज़र उसकी निगाहों में घूम रहा था और होंठों की मुस्कुराहट लम्हा लम्हा गहरी होती जा रही थी। नूरुल हुदा, मलिहा और वजदान तीनों की आंखें ज़िंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हो रही थी और तीनों ही इस बात से लायम थे कि इस एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा। आज नूरुल हुदा मलिहा को लेने आने वाले थे। वो 2 रातों से सो नहीं सकी थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर सोई तो 10 बजे उठी और नाश्ता करके कमरे में आते ही अपना बैग पैक करने लगी। वो साथ साथ कुछ गुनगुनाती जा रही थी। सुमेरा उसे बुलाने आई तो दरवाजे में ही रुक कर उसे देखने लगी। मलिहा को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ तो उसने खुद ही खुले दरवाजे पर दस्तक देकर उसे मुतवज्जा किया। मलिहा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उसे देखकर मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। सुमेरा कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। क्या बात है, जब आई तो उलझी हुई सी थी और अब जा रही हो तो बहुत खुश नज़र आ रही हो। हाँ खुश तो हूँ, वो उठलाई, फिर बोली, मगर तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। शादी के बाद तो और भी निखर गई हो। लाइट पर्पल कलर की हल्की सी कढ़ाई वाले कपड़ों में मलबूस मेहंदी लगे हाथों की कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने हल्की सी ज्वेलरी में दुल्हापे का रूप लिए सुमेरा को देखकर उसने कहा। जवाबन सुमेरा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। मेरा निखार तो शादी की वजह से है, मगर तुम क्यों खिली जा रही हो। सुमेरा ने कुछ फासले पर बैठी कपड़े तय करती मलिहा की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिसके गालों की सुर्खियां और भी गुलाबी हो रही थी। मलिहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मोहब्बत से? क्या? सुमेरा उछल ही तो पड़ी। मलिहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ, अगर मोहब्बत होने से पहले मुझे पता चल जाता कि मोहब्बत इतना खूबसूरत एहसास है तो कभी पहरों मोहब्बत हो जाने के ख्याल से खौफज़दा न रहती, मगर इजहार तो अब भी मुश्किल ही लगता है। मगर मोहब्बत हुई किससे है? क्या नूरुल हुदा से? पूछने के साथ ही उसने अंदाज़ा भी लगाया। इसके गलत अंदाजे पर वो सुस्त होकर बोली, उनसे मोहब्बत हुए तो ज़माने बीत गए, अब तो ये भी याद नहीं कि कब हुई थी। मगर वजदान का नाम ना ले सकी तो चुप होकर यूं ही बेडशीट की अनदेखी शिकनें दूर करने लगी। सुमेरा ने उसके लहजे को समझा नहीं, उसके लफ्ज़ों को अपने अंदाजे की तस्दीक समझकर छेड़ने के से अंदाज में बोली, लगता है उन्हें भी तुमसे मोहब्बत है। कल वलीमा हुआ और आज लेने आप पहुँचे, एक दिन मज़ीद तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। हादी भाई आ गए हैं?
नूरहुदा के आने का सुनकर उसने फिर और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीचे भागी चली आई। उसे आता देखकर मुनीर हसन की किसी बात का जवाब देते नूरहुदा ना सिर्फ चुप हो गए बल्कि बेध्यानी में खड़े भी हो गए। मलिहा इसी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार देखकर नूरहुदा के साथ ही सोफे पर बैठे आफाक को खदशा हुआ कि वो सीधे उनके गले से लग जाएगी। नूरहुदा भी उसकी तेज़ी पर बौखला गए, पर उनसे 2 कदम के फासले पर मलिहा ने अचानक ही ब्रेक लगा लिए। अपनी गैर इरादी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए कुछ बोल भी ना पाई और नूरहुदा ने उसके बोलने का इंतज़ार भी नहीं किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और बाबा जान का क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और बाबा जान का हाल भी बेहतर है। फिर उसे खड़े देखकर कहने लगे, बैठ जाओ, और वो फ़ौरन बैठ गई। नूरहुदा भी वापस अपनी जगह बैठते बोले, जी मामू जान आप क्या कह रहे थे? और उनकी बातचीत का सिलसिला जहाँ से मुनक़ते हुआ था वहीं से जुड़ गया। दोपहर के खाने के बाद वो अपना बैग लेने कमरे में आई तो एकदम से वजदान का ख्याल आ गया। इतने दिनों से तो वो यहीं था, पर आज सुबह से नज़र नहीं आया था। वो बैग लिए नीचे आ गई। नूरहुदा सबसे रुखसत लेकर उसका बैग उठाए आफाक के साथ गेट से निकल गए। सबसे मिलती वो सुमेरा तक आई। सुमेरा पल भर को उसके गले लगकर बोली, अल्लाह हाफिज़। अरे ये क्या तरीका है? मलिहा अजनबी से बोली तो उसने कहा, तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें एतराज़ क्या है? वैसे तो मैं जब भी आती थी तो जाते वक्त तुम कैसे रोकती थी, थोड़ी देर ठहर जाओ, अच्छा शाम को चली जाना, और आज कितने आराम से मुझे भेज रही हो, एक बार भी नहीं रोका। क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरे रोकने से तुम नहीं रुकोगी। उसके नरोठेपन के जवाब में सुमेरा शौकी से बोली, पर वो सादगी से कहने लगी, ठीक कह रही हो, मुझे आए बहुत दिन हो गए, अब और नहीं रुक सकती। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर गेट की तरफ जाने लगी। उसी वक्त वजदान अंदर आया था। उसने मलिहा को देखा, फिर पीछे खड़े सब लोगों को। आप जा रही हैं? पहली बार वो सब की मौजूदगी में उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ। हाँ, उसने कहा। मलिहा अब आ भी जाओ, नूरहुदा इंतज़ार कर रहे हैं। आफाक ने गेट से अंदर मुंह करके कहा तो कुछ कहे बगैर वो बाहर निकल गई। मेरी खातिर झूठ बोलते बोलते मुझसे भी झूठ बोलना सीख गए हैं। कार की खामोशी में मलिहा की खफकी भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो उसकी तरफ मुड़े और कोई वजाहत मांगे बगैर बोले, आई एम सॉरी। मलिहा ने उन पर एक खफा से निगाह डाली और मुंह फेर लिया। उसकी खामोशी को महसूस करके वो फिर बोले, मलिहा मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। माफ़ी मांगने की नौबत ही क्यों आई? वो यूं ही रुख मोड़े बोली, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहा, जानती है मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। जानता हूँ, वो हल्के से मुस्कुराए। फिर आए क्यों नहीं? कभी कभी यह एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतज़ार में बेचैन है। मलिहा ने सर झुकाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कह रहे हैं। फिर अपनी बात कहकर मुंह फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी थी। नूरहुदा ने डैशबोर्ड से एक एनवेलप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मलिहा ने उनके हाथ की तरफ देखा, फिर एनवेलप में रखा कागज़ निकालकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसके चेहरे पर जोश के आसार नज़र आने लगे। आखिर वो उनका बाजू दबोचकर ज़ोर से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा आदि भाई, जब मुझे पता चला कि आर्ट्स काउंसिल नए मुसव्वरों के लिए एग्जीबिशन अरेंज करना चाहती है तो मैंने मजाक में अप्लाई कर दिया, पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वाकई? वो बहुत दिल से हैरान हुए। हाँ, और पता है इसमें लिखा है कि वो लेटर में से कुछ पढ़ते हुए एकदम ही चुप हो गई। उसे ख्याल आया कि जब उसने एनवेलप में से लेटर निकाला तो वो खुला हुआ था। वो मशकूक से अंदाज में बोली, हादी भाई ये एनवेलप आपने खोला था? अब वो मज़ीद एक्टिंग का इरादा छोड़कर हंसते हुए बोले, सॉरी अगेन। हादी भाई मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए आपको और बाबा जान को नहीं बताया था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। नूरहुदा कहने लगे, एनवेलप पर आर्ट्स काउंसिल लिखा देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, मगर मैंने बाबा जान को नहीं बताया। तुम उन्हें अपना सरप्राइज़ दे सकती हो। आप मुझसे कुछ मत कहें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उसे रूठते देखकर उन्होंने सड़क पर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मलिहा, उन्होंने आवाज़ दी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। इधर देखो।
उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कान पकड़कर बोले, सॉरी। लेकिन वो अपने हाथों को देखती रही, उनकी तरफ देखा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो मलीहा ने झटके से उनके हाथों को अलग कर दिया। आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ? वो यूँ बोले जैसे उनका बुरा होना नामुमकिनात में से हो, तो एकदम ही हंस पड़ी। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर नूर खुदा रिलैक्स हो गए।